मीडिया की आजादी जिंदाबाद 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 प्रेस फ्रीडम जिंदाबाद 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 पीआईबी गाइडलाइंस वापस लो वापस लो वापस लो पीआईबी गाइडलाइंस वापस लो वापस लो वापस लो पीआईबी गाइडलाइन मीडिया के खिलाफ है पीआईबी गाइडलाइन मुर्दाबाद 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 पीआईबी गाइडलाइन वापस लो मीडिया एकता जिंदाबाद 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 पत्रकार एकता जिंदाबाद 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 मीडिया एकता जिंदाबाद 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 भारतीय संविधान 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 जिंदाबाद 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 पत्रकार एकता जिंदाबाद 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 पत्रकार एकता जिंदाबाद 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 भारतीय संविधान जिंदाबाद 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 पत्रकार एकता जिंदाबाद 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 मीडिया पर हमले नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे मीडिया पर हमले नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे पत्रकार एकता जिंदाबाद 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 मीडिया मीडिया पर हमले बंद करो बंद करो बंद करो मीडिया पर हमले बंद करो बंद करो बंद करो पत्रकार एकता जिंदाबाद 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 साथियों की जैसे हमने बोला था कि हम एक शांतिपूर्ण ढंग से इस सभा को करेंगे और ये प्रोग्राम करेंगे। प्रोटेस्ट करना संवैधानिक अधिकार है, हम किसी के अधिकार में कोई उल्लंघन नहीं करेंगे, लेकिन हम सरकार से अपील करेंगे, सरकार से अनुरोध करेंगे कि जो पत्रकारों को पर शिकंजा कसने का, कि पत्रकार खबरें ना लिख सकें, खोजपूर्ण खबर ना लिख सकें, इन्वेस्टिगेटिव खबर ना लिख सकें, उन पर शिकंजा कसने के लिए जो पाठ पढ़ाया गया है, सॉवरेनिटी, देश की एकता अखंडता, हमको मुझे 3.5 साल 35 साल 36 साल प्रोफेसर हो गए, हमने देश की एकता अखंडता को सबसे बड़े पैरोकार हम हैं। हमने कारगिल की लड़ाई कवर की, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने विदेशों में जा कर के रिपोर्टिंग की, हमने प्रधानमंत्री के साथ विदेशों में रिपोर्टिंग की, हमने कभी देश की सॉवरेनिटी पर कहीं जो पत्रकार है कभी कोई हमने आँच नहीं आने दी। तो हम जो है देशभक्त लोग हैं, देशभक्त पत्रकार हैं, हमको किसी से कोई सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने मित्र से निवेदन करूंगा कि अब वो अपने विचार यहाँ पर पत्रकार एकता जिंदाबाद इस तरह से बना दी गई है कि ताकि अगर कोई डिसेंट है, किसी पत्रकार साथी के खिलाफ कोई कार्रवाई, वो सरकार किसी की भी हो, केंद्र में ये सरकार आएगी, दूसरी सरकार आएगी, हम तो आपको यहीं खड़े दिखाई पड़ेंगे जो यहाँ खड़े हैं, लेकिन इसके बाद आप जो नई सरकार आएगी वो हो सकता है वो सरकार आपसे ज़्यादा निरंकुश हो सकता है वो सरकार आपसे ज़्यादा जुल्म ढाए पत्रकारों पर, मीडिया पर। तो हम जो आने वाली जो पत्रकारों की पीढ़ी है, बहुत सारे लोगों के बच्चे मीडिया में आ रहे हैं, वो कहेंगे कि जब ये सरकार गला घोट रही थी पत्रकारों का, उनके गले में फंदा डाल रही थी, तो आप लोग क्या कर रहे थे। हम लोग तो अपने 35 साल 36 साल पत्रकारिता में गुजार चुके हैं, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है, बहुत सारे लोगों के, पुलिस वालों के भी बच्चे होंगे जो मीडिया में आना चाहते हैं, उनके लिए एक दरवाज़ा बंद कर दिया गया है। तो मैं आपसे ये निवेदन करूँगा, कमेटी है आप यहाँ करके अपनी बात करो। ओली, मैं जानना चाहता हूँ कि जो ये कमेटी बनी है, ये सब जर्नलिस्ट हैं या नहीं है, वो सबको मालूम है सरकार जर्नलिस्ट हैं, लेकिन उनका ठप्पा लगा कि वो पावर के लोग हैं। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हम उनको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और ये कमेटी में ज़्यादातर लोग हैं जो सिर्फ सरकार की सेवा वाले लोग हैं, ये मेरा मानना है कि said I am a part of the press association committee, newly elected as a member. I am a hardcore journalist of field reporting. I am doing field reporting. We are whatever we are doing. We are whatever we have written to the government. Yeah. We have elaborated Don't all the tell me that, points. keep the Government. We have no confrontation with the government. We have requested the government to come clean on that, and you should be very transparent on this issue, because it is tomorrow there will be another government. There will be जो दूसरी सरकार होगी वो ज़्यादा निरंकुश होगी। तो आप जो आने वाली जो सरकारें हैं उनके पास एक हथियार थमा रहे हैं कि ये जो पत्रकार हैं, ये जो सच समाज को दिखाते हैं, वो उन पर आप हंटर चला दो, उनको ब्लैकमेल करो, उनको पीछा करो। तो ये हम जो सोसाइटी के लिए काम करते हैं,
हम कोई राजनीति नहीं करते, हम कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं लोकसभा विधानसभाओं का। हम लोग मीडिया की सॉवरेनिटी, जिसको चौथा स्तंभ कहते हैं, हम लोग पूरे सोसाइटी को प्रतिनिधित्व करते हैं। पूरी सोसाइटी को हमारे लोग देश विदेश से खबरें पहुंचाते हैं और पूरी दुनिया में हम जाके कहते हैं कि हम देश के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। तो लोकतंत्र का, इस लोकतंत्र का पूरी दुनिया में मजाक उड़ा रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी से भी और देश के जो कर्ता धर्ता हैं उन सबसे निवेदन करूँगा, ये जो आपने मनमाने ढंग से जो गाइडलाइन आप लेके आए हैं, ये हम आंदोलन को हम जारी रखेंगे। पार्लियामेंट का सेशन अभी कुछ दिन बाद होने वाला है। अगर आपने गाइडलाइंस को निरस्त नहीं किया तो हम पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। ये हम आज आपको बताना चाहते हैं और सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, ऐसी नौबत ना आने दें कि हम लोग लिखने पढ़ने वाले जो लोग हैं, सब लोग अपने प्रोफेशन में 20 लोगों ने गुजार दिए कि वो सड़क पर जा कर के पार्लियामेंट का घेराव करें। ये हम लोगों को शोभा नहीं देता कि हम कलम छोड़ करके, कैमरा छोड़ के, एंकरिंग छोड़ के हम लोग जा करके पार्लियामेंट का घेराव करें। तो मैं आपसे निवेदन, ये देश बचाने के लिए करेंगे, देश के संविधान को बचाने के लिए करेंगे। हम लोग कोई ट्रैक्टर मार्च नहीं है, हमारे पास किसी के पास ट्रैक्टर नहीं है, हम लोग पैदल जाएंगे। लेकिन हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि ये पूरे समाज में, पूरे ये जो पूरी सोसाइटी, पूरे देश के खिलाफ अब गाइडलाइन, क्योंकि टेक्निकल मामला, बहुत सारे लोगों को पुलिस के जो डीसीपी है, 15 डीसीपी के तो कल से फ़ोन आ गए, साहब हमें समझा दो। मैं पूरा रिकॉर्डिंग हर आदमी को सुना रहा हूँ कि भाई साहब ये चीज़ है, तो लोगों के समझ नहीं आती क्योंकि टेक्निकल इश्यूज इन्वॉल्व हैं। तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहूँगा कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, भारत के 4200 मेंबर्स हैं, हमारे प्रेस क्लब इंडिया के मेंबर्स हैं, देश के सारे एडिटर हमारे मेंबर्स, और हम लोग देश की जमात को, देश के पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ सेमिनार होती है, संगोष्ठी होती है, कल्चरल शो होते हैं, पूरे देश के कल्चरल शो होते हैं। मैं और कोई साथी अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं तो मैं तो हम लोग इसके बाद हम यहाँ से हम जाएंगे और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, उनके दफ्तर जाएंगे और उनके दफ्तर को ज्ञापन डेलीगेशन वो हमने पहले से बता दिया कि डेलीगेशन, उनको हमने चिट्ठी कल भेजी हुई कि हम आपको प्रोफेशन कहते थे जब हमने शुरुआत की थी, और आज भी इसको प्राइड प्रोफेशन के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि हालात इस कदर है कि सरकार एक छोटी सी जो बेसिक चीज़ है, जो आपका एक न्यूनतम बेसिक फंडामेंटल चीज़ है, आपका PIB एक्रेडिटेशन, जो किसी की कृपा के आधार पर नहीं होता, किसी की वो चैरिटी पर नहीं होता, वो आपका राइट है, आपकी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है, जिसके आधार पर हमको PIB एक्रेडिटेशन मिलता है। इसके अलावा जो फोटो जर्नलिस्ट हैं उनकी बहुत बड़ी ज़रूरत होती है, क्योंकि उनको फील्ड में, ग्राउंड पर जाना पड़ता है। तो हमें कहते हैं कि ये जो नई गाइडलाइंस हैं, ये गाइडलाइन बहुत ज़्यादा वेग है। इसका कोई, जिसको कहते हैं, जड़ का नहीं पता लगता कि ये जड़ इसकी कहाँ है और कैसे इसको लाने के पीछे का जो पूरी जो थ्योरी है, पूरी जो थीसिस है, वो क्या है, ये किसने बनाई है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो सैड पार्ट ऑफ द स्टोरी है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स को पूछा तक नहीं गया। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसने कुछ साल पहले गाइडलाइन बनाई थी, और उस गाइडलाइन, वो जो गाइडलाइन है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की, दैट दोज गाइडलाइंस आर बाइंडिंग टू द गवर्नमेंट। और अब तक, इससे पहले तक सरकारें प्रेस काउंसिल की जो गाइडलाइंस एक्रेडिटेशन से मुतालिक बनी हुई थी, उसी से बाइंडिंग थी और उसी पर अब तक काम हो रहा था और कहीं कुछ ज़रूरत नहीं थी। इस मौके को, ये जो टाइमिंग को चुना गया, ये टाइमिंग जिसको कहते हैं, बहुत ही एक सैड पार्ट है जो टाइमिंग का, कि इस वक्त को चुना गया। कोई डिमांड नहीं थी, क्योंकि नई गाइडलाइन की कोई इतनी अर्जेंसी हो, इतनी इमरजेंसी हो। और 4 महीने तक, जो नवंबर में हर साल एक प्रेसिडेंट है, नवंबर में शुरू होती है और दिसंबर तक सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है विदिन 45 to 50 डेज। लेकिन इस बार नवंबर चला गया, दिसंबर चला गया, जनवरी चला गया, हम फरवरी भी अब जाने की ओर है। अब जा करके जब फरवरी में हम लोगों ने प्रोटेस्ट वगैरह किया, प्रोटेस्ट लेटर भेजा, अब जा करके गवर्नमेंट को लगा कि अरे ये तो थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, पत्रकार नाराज हो रहे हैं, तो दे दो। फिर उसको एक्सटेंशन दे दिया गाइडलाइंस का।
तो ये मैं मानता हूँ कि ये जो दूसरा ये है कि जो आर्बिट्रेरी जिसको बोलते हैं मनमाने, कोई भी चीज़ जो स्टेक होल्डर से आप पूछते नहीं है, स्टेक होल्डर से आप बात नहीं करना चाहते, उनको आप भरोसे में नहीं लेते, तो आप मनमाने ढंग से, मनमाने तरीके से आप ये जो गाइडलाइन लेके आए हैं, इसमें जब आप किसी के लिए गाइडलाइन लेके आते हैं, किसी प्रोफेशनल गाइडलाइन लेके आते हैं, तो निश्चित रूप से उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको पूछा जाता है, जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पूछा जाता है, इतनी बॉडीज हैं हमारे मीडिया बॉडीज हैं, उनको पूछा जाता है कि इसमें अगर हम कुछ रिफॉर्म करना है, कुछ सुधार करना है, तो जर्नलिस्ट के इंटरेस्ट में किस तरह से सुधार किया जाए। अलग अलग किस्म के हमले मीडिया फ्रीडम और मीडिया के अधिकार पे झेलने के बाद अब सरकार जो है एक्रेडिटेशन रूल्स पे हमला कर चुकी है। महज ये सिर्फ और सिर्फ एक इशू नहीं है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मीडिया के प्रति सरकार की जो रवैया है, उसकी जो नीति है, किस तरह से मंत्री लोग प्रेस फ्रीडम के बारे में बात करते हैं, किस तरह से हिंदुस्तान के हर कोने में पत्रकारों पे केसेस दर्ज की जाती हैं रिपोर्टिंग के लिए, किस तरह से जम्मू कश्मीर के पत्रकारों को खास तौर पे निशाना बनाया जा रहा है, आईटी रूल्स के नाम पे डिजिटल मीडिया पे खास तौर पे हमला पिछले साल चलाने की सरकारी मुहिम, और अब प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को तकरीबन गवर्नमेंट बनाने की साजिश, और उसके साथ साथ एक्रेडिटेशन पे हमला। शायद एक दो और भी मिसालें जिनको मैं गिनना भूल गया हूं, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन कहने का मतलब मेरा यह है कि मीडिया फ्रीडम पे जो हमला हो रहा है, ये अब एक नई कड़ी आ गई, इसको आइसोलेशन में हम देख नहीं सकते। और जिस तरह से एक पत्रकार के जीवन के प्रोफेशनल लाइफ में आप अनसर्टेनिटी डालना चाहते हैं, क्योंकि ये जो नया जो रूल है कि आपका एक्रेडिटेशन कैंसिल हो सकता है अगर आप पे कोई केस दर्ज हो, कोई संगीन केस दर्ज हो, उस पर भी कोई क्लैरिटी नहीं है, किस एक बहुत ही एक लूज तरीके से इस रूल को बनाया गया है। इस रूल को डालने की वजह यह है, मकसद उसके पीछे यह है कि कोई भी सहाफ़ी, कोई भी पत्रकार अपना लेख लिखने से पहले या अपना बाइट देने से पहले 1000 बार सोचे कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी इस स्टोरी से कहीं पे जाके केस दर्ज हो जाए और उसके बाद मेरे एक्रेडिटेशन पे एक अनसर्टेनिटी पैदा हो जाए। आप जानते हैं किस हल्के फुल्के बहाने को लेके पत्रकारों पे केसेस दर्ज की जा रही है, और उसको हम सीधे तौर पे इस रूल के साथ जोड़ना चाहेंगे। पोर्ट ब्लेयर में महामारी के पहले फेज के उरूज में जब एक वहां के लोकल जर्नलिस्ट ने ट्वीट किया कि भाई पोर्ट ब्लेयर की पुलिस क्या कर रही है, एक परिवार को जबरदस्ती क्वारंटीन में करा दिया, क्यों? क्योंकि उन्होंने कोविड ग्रस्त इंडिविजुअल से फोन पे बात की। बताइए, कोई किसी से फोन पे बात करता है और पुलिस ने उनको क्वारंटीन का ऑर्डर दे दिया। ये बात बाकायदा पोर्ट ब्लेयर के अखबारों में भी छप चुका था, और एक कटाक्ष के अंदाज में
एक पत्रकार ने उसको ट्वीट किया और उस पर जो है 2-3 चार्जेस, भारी भरकम चार्जेस पुलिस ने डाल दी और 1.5 साल लगा। 1.5 साल के बाद जो है कलकत्ता हाईकोर्ट ने उस एफआईआर को क्वॉश किया, लेकिन 1.5 साल के लिए ये लड़का अनसर्टिनिटी के छाए में या अनसर्टिनिटी की आड़ में जो है अपना काम कर रहा है। आज हम लोग बाहर एक केस लड़ रहे हैं जहां पे हमने एक बुजुर्ग आदमी का इंटरव्यू लिया रामपुर में, जहां पे वो इल्जाम लगा रहा है कि उसके पोते को जो जनवरी 26 की किसान प्रोटेस्ट में उनका डेथ हुआ, ग्रैंडफादर का कहना था कि भाई उसको गोली की वजह से इसकी डेथ हुई। ग्रैंडफादर के बाइट को चलाने के लिए जो है तो वायर और वायर के रिपोर्टर पे और मुझ पे जो है केस दर्ज किए गए। तो अगर आप केसेस इस तरह से दर्ज कर रहे हैं, मृणाल पांडे जी पे सेडिशन का आरोप, राजीव सरदेसाई पे, कारवान के पत्रकारों पे, और सेडिशन से ज्यादा, राजद्रोह से ज्यादा क्या संगीन अपराध हो सकता है? और आप ऐसे रूल बना रहे हैं कि भाई कोई संगीन अपराध अगर आप पे लग जाए तो आपकी ग्रेजुएशन कैंसिल हो सकती है। तो ऐसा हम कैसे इसको एक्सेप्ट करें? और अगर हम इसको रेजिस्ट नहीं करेंगे तो फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है नाम की चीज इस देश में जो ऑलरेडी खतरे में है, ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो मैं समझता हूं कि आज ये जो इशू को लेके जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने मीटिंग बुलाया है और जो मेमोरेंडम तैयार किया गया है, बहुत जरूरी है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, और इसी संघर्ष को आगे हमको बढ़ाने के तौर तरीके ढूंढने पड़ेंगे। और ये जो संघर्ष हमारा है हर फ्रंट पे लड़ना जरूरी है, होगा। ऐसे कुछ मिसाल यहाँ पे भी, इंडियन एक्सप्रेस के एक पत्रकार को पुलिस वालों ने बुलाया कि भाई आपने ये स्टोरी, आपको याद हो पिछले साल की बात है जब उन्होंने रिपोर्ट किया कि दिल्ली के दंगों के दौरान एक आला पुलिस अफसर ने इंस्ट्रक्शन दिए मुख्तलिफ थानों SHOs को कि भाई अगर कोई हिंदू गिरफ्तार होता है तो उस पर उस किस्म की कार्रवाई मत कीजिए। और इंडियन एक्सप्रेस के एक एक्सपीरियंस रिपोर्टर को वो खत मिला, उन्होंने स्टोरी कर दी और उस लड़के को जो है थाने में बुला के कि बताओ तुमने स्टोरी कैसे किया। तो किसी भी डेमोक्रेसी में ये चीजें अनएक्सेप्टेबल है, लेकिन यहाँ पे रोज हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो इश्यू हमने उठाया है आज, इसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से, एक ब्रॉड बेस्ड तरीके से आगे ले जाना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं अपनी तरफ से प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के साथ ये जो आपने इनिशिएटिव लिया है, पूरी तरह से हमारा सपोर्ट है। और मैं चाहता हूँ कि इस देश का जो हर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है इस बात पे तवज्जो दे, इस बात पे ध्यान दे और इस संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए खड़े हो, क्योंकि प्रेस फ्रीडम से ज़्यादा किसी भी डेमोक्रेसी में मीडिया फ्रीडम से ज़्यादा कोई जो है इशू नहीं है। मीडिया फ्रीडम अगर चला जाए तो ये सिर्फ पत्रकारों के अधिकारों पे हमला नहीं है, ये एक आम नागरिक, आम शहरी के जमहूरी अधिकारों पे हमला है। अब मुझे देखने को मिल रहे हैं कि प्रेस क्लब में अगर कोई मीटिंग हो रही है या कोई हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए पुलिस में कमांडोज बैठे हुए हैं, तो ये तो वाकई बड़ी परेशानी की बात है। रैपिड एक्शन फोर्स, तो इसके लिए बस मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ तो बहुत पुरानी एक मुहावरा है हिंदी जुबान में, उसको कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये एक उदाहरण है हमारे लिए कि जिस किस्म की हमें प्रशासन अब मिला है वो वही है जिसकी लाठी उसकी भैंस। उनके साथ आप बहस नहीं कर सकते, जो उन्होंने फैसला कर दिया वो सबको मानना पड़ेगा। लेकिन मुझे ये अफसोस है कि जिन्होंने ये नए कानून बनाए हैं या जो कुछ भी किया है सूचना मंत्रालय में या प्रेस काउंसिल में, मैं उनसे ये पूछना चाहता था कि ऐसी क्या बात है कि जर्नलिस्टों के पास इतना बड़ा शक हो रहा है। जर्नलिज्म
जो लोग पढ़ते हैं या खबरें टेलीविज़न पे देखते हैं या रेडियो पे या पत्रिकाओं में, तो इसलिए लोग देखते हैं तो उनको ये लगता है कि जो खबरें हैं ये बिल्कुल सच हैं। अगर हम सच खबरें नहीं देंगे तो कोई हमें नहीं पढ़ेगा। तो सरकार चाहे तो एक रिक्रूटमेंट करे और अपना एक जर्नलिस्टों का एक दल बना दे ताकि वही खबरें दें। लेकिन अगर आज़ाद जर्नलिस्टों के साथ उनको काम करना है तो उनमें हमारे लिए छूट होनी चाहिए। और ये जो उन्होंने नए कानून बनाए हैं ये बड़े अजीब और बड़े हैरानी की बात है कि इन्होंने जो एक सिलेक्शन कमेटी है बनाई है, जो कुछ भी है, तो वो जो लोग हैं उसके जो सदस्य हैं उनका पत्रकारिता से कोई संबंध नहीं है। वो सरकारी लोग हैं जिनको बनाए। तो लगता है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं। तो आप लोग सुधर जाओ और सावधान हो जाओ। और अगर सादा जीवन व्यतीत करना है तो कोई और कारोबार शुरू कर दो। मेरे साथ मेरे पुराने दोस्त बैठे हैं यहाँ पर, तो हम दोनों वहाँ बैठे थे। तो इन्होंने, जयशंकर ने मुझे कहा कि यार सचिव, पुरानी दिल्ली में जो पुरानी हवेलियाँ होती, सिद्धार्थ वरदराजन ने हमें शुरू में बता दिया है। उसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ नहीं बता सकता कि थोड़ा सा सरकास्टिकली जो मैं बोल रहा हूँ वो इसलिए बोल रहा हूँ कि हम लोगों की अभी हालत हो गई है। किसी ज़माने में हम लोग अपने आप को टाइगर समझते थे, टाइगर, कि हमने जो अब हमारे ऊपर दूसरे टाइगर्स आ गए हैं और हम भेड़ बकरी बन गए। थैंक यू वेरी मच। मैं माफ़ी चाहता हूँ। प्रेस एसोसिएशन जो हमारी PIB एक्रेडिटेड की बॉडी है, एकमात्र बॉडी है पूरे देश में, उसके वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष श्री आनंद मिश्रा, जो कुछ महीने पहले उनका निर्वाचन हुआ है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए हमारे साथ बैठे। श्री आनंद मिश्रा जो बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार सब यहाँ मौजूद हैं और उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं जो प्रेस एक्रेडिटेशन के बियॉन्ड जाती हैं, जर्नलिस्टिक इशूज, प्रेस फ्रीडम को लेकर। मैं दूसरी बार ये जो नई CMAC बनी है उसका सदस्य बना हूँ। उसके पहले जो CPAC थी, CPAC थी, उसका भी मेंबर रहा हूँ। तो जो चीज़ें मेरे कंसर्न की हैं वो ये हैं कि जो प्रेस एक्रेडिटेशन कमेटी है उसके जो राइट्स हैं, उसका जो पावर है वो इंटैक्ट हो। इस बार जो गाइडलाइंस बनी है उसमें 2019 जो प्रेस एक्रेडिटेशन गाइडलाइंस हैं और 2009 और 2009 प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया गाइडलाइंस हैं, उन दोनों को नज़रअंदाज किया गया है। तो ये दोनों ही गाइडलाइंस के खिलाफ जाके ये नई वाली गाइडलाइन बनाई गई है। तो हमारे पास एक लीगल एस्पेक्ट बनता है, एक मुद्दा बनता है। ये हमारे पास एक मुद्दा बनता है कि भाई जब प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया गाइडलाइंस 2009 है और CPAC गाइडलाइंस 2009 है, इन दोनों का रहते हुए इन दोनों को कंसल्ट किए बगैर नई गाइडलाइंस बनी है और इसको लेके मीडिया के लोगों में काफ़ी चिंता है, काफ़ी अप्रीहेंशन है। हम लोगों ने ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर को अप्रोच किया है। आज फिर हम लोग एक मिलेंगे उनके साथ, इस बात को रखेंगे। मेरे ख्याल से कुछ 2-3 मीटिंग्स पे लगेंगी, लोगों से बात करनी पड़ेगी और जो स्पेसिफिक इश्यूज हैं जिस पे हमको ग्रीवांसेज हैं उसको दूर करना होगा। हमने जो मांग रखी है कि चूँकि अभी पुरानी जो गाइडलाइन थी उसके आधार पे प्रेस एक्रेडिटेशन हो रहा था, उसको ही जारी रखा जाए तब तक जब तक कि सारे स्टेक होल्डर से बात नहीं कर ली जाती है और उनके अप्रीहेंशन को दूर नहीं किया जाता है। हम लोग इसी दिशा में आगे बढ़ेंगे और बाकी हमारे जो वरिष्ठ महानुभाव लोग हैं वो बताएंगे आपको क्या कैसे हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ने वाले हैं। कमेटी बनी है, ये भी अजीब किस्म की चीज़ है जिसमें ज़्यादातर तो उसके मेंबर्स जो हैं वो सरकार ने ही लगा दिया। और जहाँ तक प्रेस काउंसिल की बात है, उन्होंने ऑलरेडी प्रेस काउंसिल को तो ख़त्म ही कर दिया। प्रेस काउंसिल के मेंबर्स तो हैं लेकिन चेयरमैन नहीं, चेयरमैन की नियुक्ति नहीं की गई है, तो इसलिए प्रेस काउंसिल ख़त्म ही हो गई है। तो ये सब देखते प्रेस काउंसिल का नया चेयरमैन नवंबर में आना था, जब हमारा एक्रेडिटेशन प्रोसेस शुरू होना होता है। तो ये सब बड़ा कैलकुलेटेड सोच समझ के इसको किया गया है। अपना प्रेस काउंसिल है,
और एक्रेडिटेशन की हालत तो ये है कि पता ही नहीं, अभी अनसर्टनिटी में है कि एक्रेडिटेशन उनको मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा। उसके बाद जो उसकी कंडीशन लगाई हैं, तो आपको हर तस्वीर की कैप्शन के लिए भी बहुत सोचना पड़ता है कि आप क्या लिख रहे हैं। ये तो मतलब हर तरह से बांध दिया गया है, और तस्वीर खींचने से पहले भी आपको इसका जो मामला है, इसमें तो सभी की धज्जियाँ उड़ा रहा है। बाकी तो सब सिद्धार्थ वरदराजन ने कह ही दिया है, और सभी ने अपने तरीके से बता दिया है कि हमें काम ऐसे ढूंढने पड़ेंगे जिसमें कोई कहीं से भी रिस्क ना हो, रिस्क से बच के करना। I welcome the broad unity which is emerging on the issue of attacks on journalists, their rights and privileges which are being withdrawn. ये जो आज का स्पेसिफिक मुद्दा है, एक्रेडिटेशन कमेटी, Most humbly I would like to tell you all कि इमरजेंसी के कुछ साल बाद हम भी उस कमेटी में बैठे हैं। उस टाइम हम लोगों ने प्रोजेक्शन करा था कि एक आर्मी ऑफ फ्रीलांसर्स आ रही है, कॉलमनिस्ट आ रहे हैं, वेटरन जर्नलिस्ट आ रहे हैं। प्रकाश दुबे शायद उस कमेटी में हमारे साथ थे, वो आज यहाँ नहीं है। और हर महीने मीटिंग होती थी, सलाह से चीज़ें होती। मैं इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ, पहले कुछ चीज़ें होने लगी थी, आप लोग सबको पता, लेकिन अब छुपे रूप में वो चीज़ें हो रही हैं जो उस टाइम खुले तरीके से इमरजेंसी में होती थी। वो एक चैप्टर खत्म हुआ, अब एक हिडन सेंसरशिप या अनरिटन सेंसरशिप आ गई है। अब ये प्रेस एक्रेडिटेशन कमेटी के लिए थी, जो एक्चुअली वेटरन जर्नलिस्ट कैटेगरीज थी, वो तकरीबन खत्म कर दी जा रही है, क्योंकि उनसे कहा रहा है तुम इतने कटिंग लोग हैं। जब पेपर सब बंद थे, अगर वो वेटरन है या सीनियर है और उनको कटिंग देने के लिए इस टाइम जब दफ्तरान खुले भी नहीं है, ये बहुत आर्बिट्ररी मेजर है। फिर कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या? पहले कमेटी में सब तरीके के फल और फूल साथ बैठते, अलग अलग विचारधारा साथ बैठती थी, अलग अलग इंडिपेंडेंट लोग, कमिटेड लोग, बुजुर्ग लोग, सब बैठते थे। अब वो कमेटी जो बनाने के लिए बिना कंसल्टेशन के गवर्नमेंट अपनी कमेटी बिना स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट करे, हैज टू बी चेंज्ड, because the committee, if I may use the word, is a Godi media committee which is trying, government is trying to make it a bigger Godi media. Please do not governmentalize information. Like in emergency days, after that what happened? It will be very bad for the government. I'm not interested in what is good or what is bad for the government. But the profession of journalism today, the institution of journalism is being reduced to a farce, and all our rights and privileges are being withdrawn. So this battle for accreditation, changes and democratization is fair and legally correct. It can be thrown in the dustbin legally also, but before any legal challenge, it has to be fought. It has to be fought by a unity, and I'm seeing every time extra crowds coming here. I'm welcoming this trend as the right trend as far as accreditation goes. As Siddharth says, attacks on the press from Jammu, Kashmir to Tripura to UP, reports in the wire
loosely operated through, I'll use the common man's word of Godi media. So we have to all becoming more conscious of our rights and fight for our rights and dignity. And lastly, we have to give a thought to thousands of employees, journalists and non-journalists who in the lockout period have been thrown on the roads mercilessly by those big bad ones who are getting extra advertisements these days to report on the state of elections in the country. This also needs to be looked into. In fact, bodies like the Press Club and all of us should have an ethics committee, should have a gender council and other things along with others willing to join them to build up a broad front to save journalism for tomorrow. Because the journalism which a very famous Nobel laureate Marquis had said was one of the finest professions in the world, is going to just become the dirtiest profession, where wrong-mongering, hate-mongering and all this what is being spread. Unfortunately, we are being made victims of it by leaders who don't deserve to be leaders. So a united front is necessary, and I am with the Press Club on behalf of the Delhi Union of Journalists as a member of the Press Club. And as long as I can hold a stick and walk whenever possible, on which issues I agree, I will always be with that. Thank you. नई गाइडलाइन का अनाउंसमेंट हुआ तो हमने जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं उनको एक लेटर लिखा और वो लेटर हमने आप लोगों के साथ शेयर किया। उसके बाद हमने एक लेटर 2-3 दिन पहले लिखा जो मंत्री जी के दफ्तर में हमारे की तरफ से रिसीव हुआ, पर हम बातचीत करना चाहते हैं स्पेशली ये एक्रेडिटेशन इश्यू। तो आज हमने करीब 400 to 500 सिग्नेचर पीआईबी और प्रेस क्लब के जो एक्रेडिटेड पीआईबी के एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हैं और प्रेस क्लब इंडिया के मेंबर्स हैं और जो मेंबर नहीं भी हैं और जिनका जो रिपोर्टिंग करते हैं, जिनका ताल्लुकात है मीडिया से, रिपोर्टिंग से, चाहे वो कैमरामैन हो, चाहे वो फ्रीलांस जर्नलिस्ट हो, उनके हमने सिग्नेचर लिए हैं। और वो सिग्नेचर आज हम एक और पत्र आईएनबी मिनिस्ट्री को देंगे जिसमें वो सिग्नेचर जो पत्रकारों ने अपने नाम, अपने मोबाइल नंबर, अपने सिग्नेचर के साथ प्रेस क्लब में रखे हैं, हम उनको आईएनबी मिनिस्ट्री को सौंपेंगे और उनसे ये अपील करेंगे कि आप जो गाइडलाइंस है वो गाइडलाइंस को आप स्क्रैप कीजिए और जब तक वो गाइडलाइन स्क्रैप नहीं होंगी हम लोगों का जो स्ट्रगल है, लोग अप्लाई करें, पीआईबी के जो फॉर्मेट आया है उसमें अप्लाई ज़रूर करें। हम किसी को ये नहीं कह रहे कि आप अप्लाई मत करें, अप्लाई करना है क्योंकि वो सबकी बेसिक नीड्स है। लेकिन हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं या जो हम मुद्दा उठा रहे हैं वो आने वाली जनरेशन का मुद्दा है। आने वाली जनरेशन जो इस प्रोफेशन में आने को बहुत लालायित है, बहुत इच्छुक है, बड़े एम्बिशियस हैं, वो लोगों के लिए हम चाहते हैं कि वो लोग आने वाले 5-10 साल में जब उनके सामने इससे भी वर्स्ट क्राइसिस आएगा तो वो हमको अब्यूज़ ना करें, हमको बुरा ना बताएं, क्योंकि वो कहेंगे कि जब ये गाइडलाइन इम्प्लीमेंट हुई थी तो ये जो लोग हैं सो कॉल्ड ये लोग कहाँ थे। तो हम लोग एक किस्म से अपनी प्रोटेस्ट को रिकॉर्ड करेंगे ताकि जो आने वाली जनरेशन है जो अभी पीआईबी कार्ड के लिए अप्लाई के, मुझे दसियों लोग मिलते हैं जो कहते हैं मेरी पीआईबी कार्ड के लिए एलिजिबिलिटी अगले साल हो जाएगी। तो ऐसे लोगों का सपना तो चकनाचूर हो जाएगा क्योंकि जब उनके पास इस तरह की चीज़ें लग जाएगी, बंदिशें लग जाएगी, विच हंटिंग्स होंगी, सॉवरेनिटी के नाम पर जो इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म है उसको किल किया जाएगा। तमाम तरह के मुद्दे हैं, सैकड़ों मुद्दे हैं जो इन सारी चीज़ों से जुड़े हुए हैं। हम लोग चाहेंगे कि हमारा एक डेलीगेशन हम लोग फ़ोन करके शास्त्री भवन जाएंगे और एक डेलीगेशन मंत्री जी के यहाँ देंगे कि उस पर मंत्री जी तो व्यस्त हैं यूपी के इलेक्शन में, लेकिन जो भी उनका दफ्तर है हम उसके दफ्तर में आज उस जितने सिग्नेचर हैं उनको हैंडओवर करेंगे। और मैं विनय कुमार जी अपने जो हमारे जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो 2 शब्द बोलेंगे और उसके बाद एक रेजोल्यूशन जो हमने सबसे सहमति से तैयार किया है
उस रेजोल्यूशन को आप लोगों के सामने पढ़ेंगे। श्री विनय को The basic premise is to keep the media away, to keep the government away from the prying eyes of the media. There should not be any accountability. Media should not venture into how government is working, how government is functioning. We cannot give our critical stories. So the basic idea is to keep the media away. And I remember during my time as a reporter in the Hindu, अटल और अडवाणी जी की सरकार थी, होम मिनिस्ट्री स्टार्टेड एन एक्सपेरिमेंट सिद्धार्थ रोडनो. The home secretary at that time, everyone had free access to the home secretary. We used to meet him thrice or 4 times in a week. So it was decided that there should be a spokesperson of home ministry. So one joint secretary, then an additional secretary was designated. So the stories which we used to get was such and such thing has happened, such and such thing, development project is taking place, this is happening, that is happening. So after 8 or 10 days we again met the home secretary. So he was laughingly, he asked me, so how is the new experiment going on? And I said, sir, would you like to read all that what your joint secretary or additional secretary is telling us? Then he had a hearty laugh. So all of us, all home ministry covering correspondents, we told him that if you don't like to read what your ministry is putting out by way of news, then how the newspapers will publish that? That was the end of that experiment. So it ended there and then. So we have a robust system, like in MEA we have JSXP, there is a spokesperson. So all these institutional mechanisms will slowly, gradually fade away. That is the attempt, which we have to resist. And stringent guidelines. Who will check that by your writing public order has been disturbed and you are a threat to national unity, integrity, and sovereignty of India? There should not be any hampering in the professional conduct and professional discharge of our duties. So this facility should continue, and it has been a time-tested mechanism, the way PIB cards were given, the way CPSE used to function earlier. So the same guidelines can continue. There is the law of land is already there. We are heavily legislated country. I mean, you cannot escape the arm of law. Then why new provisions? Why new stringent provisions? Why these regulations? Why these guidelines? So friends, I'll just read the resolution which we had prepared. In the aftermath of the newly issued government's draconian erstwhile CPSE and now requested as CMSE guidelines, we, the undersigned journalist organizations, place this resolution for adoption by voice vote in this meeting of assembled media persons. At the outset, we firmly resolve that granting accreditation to media persons is not a favor by the government. On the contrary, under Article 19 of the Constitution, government is duty-bound to grant access to media persons for doing press coverage. As there is a precedent that participation of all stakeholders, including media bodies, is a sine qua non for framing CPSE guidelines in the past, it is our collective opinion that the government should not have bypassed them and instead should have sought their opinions while framing new CMSE guidelines. Second, the government unilaterally has laid down stringent conditions with a view to browbeat media persons in order to compel them to toe the government line, using the facade of coverage being prejudicial to sovereignty and integrity of country, security of the state, friendly relations with foreign states, public order, etc. By doing so, the government has mischievously worked out a methodology to impose an invisible press censorship on media persons. Third, since this is a disproportionate form of punishment for actions that already have remedial measures in existing laws and statutes which the government itself is aware of, we can only infer that the government intends to crush dissent, investigative journalism, and objective reporting through these new guidelines. We demand that the government revoke these CMSE guidelines which bear an uncanny resemblance to the Defamation Press Bill of 80s and call upon the Information and Broadcasting Minister to organize a meeting comprising all stakeholders and review the salient points of these guidelines afresh. In support of this resolution, because ये सब लोगों की तरफ से एक हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं, मिनिस्ट्री को दे रहे हैं, ताकि वो इसमें जो भी चीज़ें
संविधान के खिलाफ है, नॉन वायर हो। एंड दूसरा ये है कि ये जो मैंने बताया कि बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं इलेक्शन में बाहर हैं, उन सब की तरफ से, हम जो आए हैं उनकी तरफ से भी, जो नहीं आए उनकी तरफ से भी, ये रेजोल्यूशन हम जो नहीं आ सके, बहुत सारे लोगों के 20-25 मैसेजेस हैं। एक किस्म से हम लोग कोई कन्फ्रंटेशन किसी तरह का भी नहीं करेंगे। हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के लोगों के बहुत फोन आए, मैंने कहा भी हम लोग इस जमात के लोग हैं कि हम लोग किसी से उलझते नहीं हैं, कोई ट्रैक्टर मार्च नहीं निकालेंगे। हम क्यों ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे? हम लोग एक सिंबॉलिक, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि प्रेस क्लब का जो रिसेप्शन है वहाँ पर हम सिंबॉलिक हम लोग एक शो, हमारा आपसे कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है। हम जब तक ये एनोमलीज, जब तक ये गाइडलाइंस जो आपने हम पर जबरदस्ती थोपी हैं, जो हमको वर्चुअली इंसर्कल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको स्वीकार नहीं करते हैं, वो हमें अनएक्सेप्टेबल है। मैं इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन की तरफ से जो रेजोल्यूशन जहाँ से पढ़ा गया है, मैं उसकी तरफ से हमायत करता हूँ। हम इस मुद्दे पे चाहते हैं कि मुद्दे तो कई और हैं जिन पे ऊपर जो केंद्र सरकार है उसने कई अटैक किए हैं, लेकिन अभी जिस मुद्दे पे सभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, हम इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन से कहना चाहते हैं कि इस मामले को और आगे लेकर चलिए, हम आपके साथ हैं, डट कर साथ लड़ेंगे। मैं बलविंदर सिंह जम्मू और इस बात का आपको भरोसा देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑल ओवर द कंट्री, उनको मैसेजेस आए हैं, सपोर्ट आए हैं, और बहुत सारे लोग यूट्यूब पर, बहुत सैकड़ों लोग यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं, और हमारे लाइव जो हमारा जूम है प्रेस क्लब इंडिया का, उस पर देख रहे हैं। मैं आपके सपोर्ट के लिए आपको धन्यवाद देता हूं, और हम एक सिंबॉलिक रूप में बाहर 2 मिनट के लिए खड़े होंगे, और उसके बाद हम इसको सभा को बाहर विसर्जित करेंगे। बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। फोन बहुत